हाय फ्रेंड, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एडुटोरिया के द्वारा प्रकाशित की गई बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को। यह एडुटोरिया के द्वारा प्रकाशित की गई वॉल्यूम नंबर 2 है। इसमें टोटल 15 मॉडल सेट दिए गए थे। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने मॉडल सेट 14 तक कंप्लीट करा रखा है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो हमने प्ले लिस्ट बना रखा है, आप जाकर के वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम इसे कंप्लीट करते हैं। 15वां मॉडल सेट जो अंतिम है हमारा। ठीक है, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर पे आधारित प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल के नोटिफिकेशन के माध्यम से यह तो क्लियर हो गया है कि आपके एग्ज़ाम के अब बस अप्रॉक्स 20 दिन ही बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप अपने पढ़ाई की स्ट्रेटजी को अब चेंज कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपके एग्ज़ाम के डेट बढ़ेंगे। अब ये क्लियर हो गया है कि आपके एग्ज़ाम 17 दिसंबर को ही होंगे, जो 2 शिफ्ट्स में होंगे। ठीक है, तो आइए हम बिना वक्त ज़ाय किए हुए चलते अपने प्रश्न की ओर और 1 से लेकर के 100 तक काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है जबकि पादप कोशिका में मौजूद होती है। ठीक है, तो देखिए ये तीनों के तीनों सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी। क्या बोला है क्वेश्चन, एक बार फिर से समझिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है जबकि पादप कोशिका में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, लवक पादप कोशिका में पाई जाती है और इक्तिकाएँ पादप कोशिका में पाई जाती है, और ये सभी के सभी जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। जंतु कोशिका मुख्य रूप से में क्या पाई जाती है, तो जंतु कोशिका में पाई जाती है एस्ट्रोजन इत्यादि। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। मैग्नीशियम मिश्र धातु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा बी, एल्युमिनियम पाई जाती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइनाइड। ये कार्बनिक यौगिक नहीं है। ठीक है, प्रश्न नंबर 4। 2 परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन के साझा से बनने वाले रासायनिक बंधन को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहसंयोजी बंधन कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5। जब ध्वनि तरंगें किसी माध्यम से होकर संचारित होती है तो कौन सी भौतिक राशि संचारित होती है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा केवल ऊर्जा संचारित होती है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 6। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम समस्थानिक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम समस्थानिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। ठीक है, केवल एक सही है। ठीक है, आपको बता दें कि प्रोटियम और ड्यूटेरियम और यह ट्रिटियम ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन के समस्थानिक है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। गैसों के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैसीय अणुओं का वास्तविक आयतन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 हमारा कह रहा है कि भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ अवक्षेप की रचना होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 9। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त में जब हम बाईं से दाईं ओर बढ़ते हैं तब संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 इकाई से क्या होती है, तो बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 का रहा है आपतित किरण और परिवर्तित किरण के बीच कोण 2 समान कोण में कौन सा होता है, विभाजित करता है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा बी, आपतित किरण। कौन सा, तो आपतित किरण। ठीक है, प्रश्न नंबर 11। गोलाकार दर्पण की वक्रता, त्रिज्या, फोकस दूरी के
से कैसी होती है? तो गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से 4 गुनी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 12, प्रकाश संश्लेषण के कुल डैश का केवल 1% सभी पौधे द्वारा अवशोषित होती है। तो क्या अवशोषित होती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौर विकिरण। ठीक है, प्रश्न नंबर 13, उस कथन को पहचाने जो बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए गलत है। ठीक है, उस कथन को पहचाने जो बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोडिग्रेडेबल पदार्थ के विघटन में जैविक और अजैविक दोनों घटक शामिल होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 14, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में आभासी शक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाली इकाई क्या है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है, प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। ठीक है, अग्नाशय क्रमशः प्रोटीन और वसा की प्रोसेसिंग के लिए डैश और डैश का श्रावण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है, प्रश्न नंबर 16, हाइड्रा और खमीर डैश द्वारा प्रजनन करने में सक्षम है। हाइड्रा और खमीर डैश द्वारा प्रजनन करने में सक्षम है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुलन। ठीक है, प्रश्न नंबर 17, चालक का प्रतिरोध के संबंध में कौन सा कथन गलत है? चालक का प्रतिरोध के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातुओं का प्रतिरोध ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 18, बायोगैस विशेष रूप से उन विभिन्न गैसों के मिश्रण को दर्शाता है जो डैश की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों के विभाजन से पैदा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 19 को देखते हैं। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसके संबंध में सही है? हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसके संबंध में सही है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह प्रोटीन की चतुर्थ संरचना होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 20, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख से शुरू होती है। ठीक है, और समाप्त कहाँ पे होती है? तो छोटी आंत में समाप्त होती है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा, बाकी सभी के सभी एकदम करेक्ट हैं। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत के पश्चिमी तट पर के काली तट पर पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय था, एकदम करेक्ट है। वास्को डी गामा ने पुर्तगाल के शासक हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में भारत की यात्रा की थी, एकदम करेक्ट है। और अल्फांसो दी अल्बुकर्क भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे, ये गलत है, क्योंकि भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे कौन? तो अल्मेडा थे। कौन थे? तो फ्रांसिसो डी अल्मेडा। ठीक है, कौन थे? फ्रांसिसो डी अल्मेडा। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 22 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में नहीं हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से सभी के सभी का जो वर्क हुए थे ये वारेन हेस्टिंग के समय हुए थे। ठीक है, जैसे कि वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल आपको बता दें तो 1773 ईस्वी से लेकर के 1784 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा। ठीक है, कितना तक? 1773 से 1784 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्हीं के कार्यकाल में कोलकाता में टकसाल की स्थापना की गई, रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना की गई और सालाबाई की संधि की गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं गलत है। ठीक है, सभी के सभी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 23 को। प्रश्न नंबर 23 क्या करा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वेत विद्रोह के संदर्भ में सही
है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्वेत विद्रोह के संबंध में सही है? तो दोस्तों श्वेत विद्रोह इसे लगाया था क्लाइव ने और इसे हटाया था कौन? तो हटाया था वारेन हेस्टिंग ने। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2, ये तीनों दोनों के दोनों सही है, 1 और 2। ठीक है, आइए इसे पढ़ देते हैं। श्वेत विद्रोह मुंगेर एवं इलाहाबाद में रहने वाले श्वेत अंग्रेज अधिकारियों द्वारा सैनिकों को प्राप्त होने वाला दोहरा भत्ता बंद करने के विरोध में हुआ था। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि दोहरा भत्ता बंद करने का निर्णय 1763 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने किया था, जिसे क्लाइव द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों करेक्ट है। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि मार्टिन डुरंट आयोग द्वारा 1883 में भारत एवं अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण डुरंट रेखा किस वायसराय के समय किया गया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड लैंसडाउन के समय किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से किसका लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था? ठीक है, तो किसका लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, इंडियन मुसलमान का लेखन सैयद अहमद खान ने नहीं किया था। बाकी इन सभी का लेखन सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था। प्रश्न नंबर 26, बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? बॉम्बे हैंड मिल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नारायण मेधाजी लोखंडे के द्वारा की गई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 27, सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? सन्यासी विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक। ठीक है, 1 से अधिक कारण था। ठीक है, आप देख लेंगे। प्रश्न नंबर 28, देवराय द्वितीय को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि प्राप्त की गई थी? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक, क्योंकि देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय की उपाधि भी दी गई थी और गजबेटकर की भी उपाधि दी गई थी। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध हुआ था? ठीक है, तो हुमायूं द्वारा लड़े गए सबसे बाद में जो युद्ध हुआ था वह हुआ था कन्नौज का युद्ध। कब हुआ था? तो 1540 में हुआ था कन्नौज का युद्ध, जो हुमायूं द्वारा लड़े गए। इसमें अंतिम युद्ध है। ठीक है, किसके बीच लड़े गए थे? तो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच। ठीक है, देवरा का युद्ध हुआ था 1532 में, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में और कन्नौज का युद्ध हुआ था आपको 1540 में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30 को। भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि सबसे पहले आएगा, सबसे पहले स्थापना हुआ था हिंदू कॉलेज का, फिर एंडम की रिपोर्ट की और फिर उड डिस्पैच का और फिर कोलकाता के विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2। यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा करेक्ट बी। ठीक है, प्रश्न नंबर हम देखेंगे 31 को। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 क्या कर रहा है? केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई थी? केसरी और मराठा पत्रिकाएं यह बाल गंगाधर के द्वारा लिखी गई थी। यह किस भाषा में लिखी गई थी? तो मराठी में केसरी लिखी गई थी और अंग्रेजी में मराठा लिखा गया था। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 32 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने क्षेत्र प्राप्त करने की दृष्टि से भारतीय प्रांतों के झगड़ों में भाग लेने की नीति शुरू की थी? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डुप्लेन ने। ठीक है, प्रश्न नंबर 33, प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम पे किया गया था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए 19, ऑप्शन नंबर बी 1919 ईस्वी के अधिनियम से। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 34 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 का रहा है, आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था?
तो यह ठक्कर बाबा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 35, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा जारी किया गया था? तो ऐहोल शिलालेख यह पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 36, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृति करता है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बच्चों, स्त्रियों के और जनजातियों के। ठीक है, फिर से देख लीजिए, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3। ठीक है, प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता। विचार की स्वतंत्रता यह प्रस्तावना में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रस्तावना में है। ठीक है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता यह प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 38 को देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में प्रशासन प्रणाली की स्थापना क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है और ग्राम और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्वितीय संरचना है। एकदम करेक्ट है, बी और सी दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आइए हम प्रश्न नंबर 39 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, कुछ आर्टिकल दिए गए हैं, उसे मिलाना है। ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल के तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायत का गठन हुआ था आर्टिकल 40 के तहत। ठीक है, आइए, समान नागरिक संहिता यह किस आर्टिकल में वर्णित है? तो आर्टिकल 44 के द्वारा वर्णित है। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन न्यायपालिका इस किस आर्टिकल में समाहित है? तो आर्टिकल 48 में समाहित है। और न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण यह किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल 50 में वर्णित है। ठीक है, न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण। ठीक है, और वही हम 51 में क्या है? तो 51 में है अंतर्राष्ट्रीय संधि। ये सभी के सभी आर्टिकल जो दिए गए हैं वह नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल दिए गए हैं, जिसका वर्णन संविधान के भाग 4 में किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 35 से लेकर आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम आपको पूरा डिस्क्राइब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 40 को देखते हैं। भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध को शामिल किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका से। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हम अमेरिका के संविधान से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का पोस्ट लिए हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 41 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू जी थे अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषय की सुनवाई कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या उपयुक्त से अधिकतम राज्यों की सरकारें हों। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्न नंबर 43, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है? ठीक है, तो आर्टिकल
368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। इसका वर्णन संविधान के भाग 20 में किया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन का वर्णन। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 44 को देखते हैं। वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ लोक सेवा आयोग के समतुल्य होता है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो संविधान के आर्टिकल 15 में यूपीएससी के गठन का वर्णन किया गया है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 45 को देखते हैं। राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य का विधानमंडल। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 46 क्या कर रहा है? तो अवसंरचना की समानता का उल्लेख, अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं। अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित उपबंध में से किसमें किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल अधिकार और प्रस्तावना में। मूल अधिकार किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को मूल अधिकार कहा जाता है। तो मूल अधिकार में और प्रस्तावना में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 47 को देखते हैं। लोकसभा अथवा विधानसभा के निर्वाचन में किसी उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। कब जब्त कर ली जाती है? तो उसे वैध मतों का यदि 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 49 को देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 49 का रहा, निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 को देखेंगे। यहाँ पे हम प्रश्न नंबर 50 का है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? तो यहाँ पे हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 326 में किया गया, आर्टिकल 326 में किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए हम प्रश्न नंबर 51 को देखते हैं। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जो तेंदुलकर समिति के अनुसार तय किया गया है। ठीक है, भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22%। प्रश्न नंबर 52, निम्नलिखित में से किस बेरोजगारी के अंतर्गत किसी कार्य को करने के लिए उसमें आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, इसमें अतिरिक्त श्रमिक को कार्य से हटा देने में के पश्चात भी उत्पादकता में कोई कमी नहीं होती है? तो दोस्तों यह उत्तर कई बार पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जिसमें बहुत सारे लोग लगे रहते हैं, उसमें से कुछ लोगों को हटा भी दिया जाए तो उसकी उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये सबसे ज़्यादा कृषि में देखने को मिलती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 53 को देखते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा, आइए हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए का रहा है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें इत्यादि। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है। ठीक है, आइए ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या कह रहा है उसे देखते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में कह रहा है कि सूक्ष्म उद्योग द्वारा निर्धनता मुक्ति। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, आप इसे देख लेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 54 को।
प्रश्न नंबर 54 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यह क्यों लाया गया है? तो यह इसलिए लाया गया है कि इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती दुकान से राशन खरीद सकता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति निकटवर्ती दुकान से राशन खरीद सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा केवल 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 55 कर रहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप देख लेंगे इसमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 56 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया गया जिसका नाम क्या है? भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का परीक्षण किया गया जिसका नाम क्या है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा INS अरिहंत। INS अरिहंत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 57, ब्रह्मकुंड बिहार में कहाँ स्थित है? तो ब्रह्मकुंड स्थित है ऑप्शन नंबर ए, राजगीर में। ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि गया में कौन सा कुंड स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 58, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1974 में की गई थी। प्रश्न नंबर 59, हरित क्रांति के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरित क्रांति के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 3। ठीक है, आप इसे मिला लेंगे। आइए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 1 और 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 60 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 60 का रहा पारिस्थितिकी तंत्र में एक स्तर से दूसरे स्तर पर औसत ऊर्जा का हस्तांतरण होता है तो कितना होता है? तो क्लियर होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 10% होता है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 61 को। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा देसी नस्ल गिर से भारत की पहली क्लोन मादा बछड़ी को तैयार किया गया, इसका नाम क्या है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नाम है। ठीक है, प्रश्न नंबर 62, भारत की पहली महिला वैज्ञानिक जिन्हें इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एम्प्लॉयड केमिस्ट्री अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, वह कौन है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिर्मयी मोहंती है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 63 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 63 कह रहा है कि संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन 76वीं क्रम की जो है संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन का खिताब निम्नलिखित में से किस राज्य की टीम ने जीती है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक टीम ने जीती है। प्रश्न नंबर 64, देश का पहला उच्च न्यायालय कौन है जिसने अपना निर्णय क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित किया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल उच्च न्यायालय। प्रश्न नंबर 65, हाल ही में चर्चा में रहा जोशीमठ क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो जोशीमठ यह उत्तराखंड में स्थित है। हाल ही में यहाँ काफ़ी तबाही आई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जोशीमठ कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, प्रश्न नंबर 66, निम्नलिखित में से किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 67 को।
प्रश्न नंबर 67 का रहा है, जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय बजट 2023 से 24 में कितने करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70,000 करोड़ रुपए। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर देखते हैं 68 को। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना की शुरुआत की है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल राज्य में। प्रश्न नंबर 69, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के किस एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरावत। ठीक है, फिर से पढ़ देते हैं। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के किस एआई सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई है। तो एरावत बनाई है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 70 को देखते हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी मोंगी विवेंदी, लुइस ब्रूस और अलेक्सी इकीमोव। ठीक है, ये तीनों के तीनों करेक्ट होंगे। प्रश्न नंबर 71, निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी मद्रास ने। प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से किस देश ने पृथ्वी अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 73 को देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में। ठीक है, प्रश्न नंबर 74 कह रहा है, वर्ष 2022 से 23 में आयोजित किए गए राष्ट्रीय महोत्सव एवं संबंधित राज्य सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो आइए हम सम्मिलित करते हैं। देखिए, आदि पिरक्कू महोत्सव कहाँ मनाई जाती है। तो आदि पिरक्कू महोत्सव मनाई जाती है यह कहाँ, तो तमिलनाडु में मनाई जाती है। ठीक है, वितस्ता कहाँ मनाई जाती है। तो वितस्ता जम्मू कश्मीर में मनाई जाती है। और राजा कृषि महोत्सव कहाँ मनाई जाती है। तो राजा कृषि महोत्सव मनाई जाती है आपको उड़ीसा में। ठीक है, और गज उत्सव कहाँ मनाई जाती है। तो गज उत्सव मनाई जाती है असम में। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन यहाँ पे देख लेंगे। पहले का हो जाएगा आपको 2, दूसरे का हो जाएगा आपको 3, 2 3 1 4, 2 3 1 4 कहाँ है। तो आप इसमें मिला लेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने टिक लगाया उसके माध्यम से। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 72। ठीक है, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम प्रश्न नंबर 75 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में टेली घनत्व सबसे कम है। तो भारत के किस राज्य में टेली घनत्व सबसे कम है। तो बिहार राज्य में सबसे कम टेली घनत्व है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 76 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। तो वीर सावरकर के जन्म दिवस पे प्रत्येक 28 मई को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्वतंत्र वीर गौरव दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, प्रश्न नंबर 27, सूर्य मिशन आदित्य L1 को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान के द्वारा 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PSLV C-57।
ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 78 को देखते हैं। अंतरिक्ष बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा? अंतरिक्ष बौद्धिक संपदा सूचकांक के अनुसार भारत का स्थान क्या रहा? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 42वां। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का स्थान रहा 42वां। ठीक है। प्रश्न नंबर 79, 29 जुलाई 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाने पर प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 2023 के अनुसार बाघों की कुल संख्या हो गई है आपको 3682। पिछले बार यह थी 3167। ठीक है, यह प्रत्येक 4 सालों बाद इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है। प्रश्न नंबर 80, निम्नलिखित मई 2023 में निम्नलिखित में से किस देश द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगेहू से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया? यह कहाँ का सम्मान है? तो यह सम्मान है पपुआ न्यू गिनी का। ठीक है। प्रश्न नंबर 81, अंडर 17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो अंडर 17 महिला एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया ऑप्शन नंबर सी किर्गिस्तान में। प्रश्न नंबर 82, प्रसिद्ध पुस्तक द योगा सूत्रा फॉर चिल्ड्रेंस के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूपा पाई। ठीक है। प्रश्न नंबर 83, बिहार सरकार द्वारा चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया गया? तो यह लागू किया गया 1 अप्रैल 2023 से। ठीक है। प्रश्न नंबर 84, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? जल जीवन हरियाली अभियान यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 85 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 85, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया गया? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया गया? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मणिपुर में बनाया गया। ठीक है, पहला खेल विश्वविद्यालय। ठीक है। प्रश्न नंबर 86, कोरल सागर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे उपस्थित है। ठीक है। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों का पश्चिम से पूर्व की ओर है? ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा। फिर से प्रश्न को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों का पश्चिम से पूर्व की ओर है? तो सबसे पहले होगा अन्नपूर्णा, फिर एवरेस्ट, फिर होगा आपको मकालू, फिर होगा अंतिम में कंचनजंगा। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 88 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जेट वायु धाराएं अत्यधिक ऊंचाई की हवाएं हैं जो धरातलीय मौसमी दशाओं को प्रभावित करती है। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 89 को देखते हैं। पवनों का मौसमी उत्क्रमण निम्नलिखित में से किसका प्रारूप अभिलक्षण है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी का। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 90 को देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ती हुई खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइसोन हेलाइन रेखा। ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 91 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सभी के सभी कथन बिल्कुल सत्य है। भारत का सबसे गहरा पतन यह कहाँ है? तो यह कहाँ है? तो यह है विशाखापट्टनम में। जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन है। ठीक है, एकदम करेक्ट है। और कांडला ज्वारीय बंदरगाह है, ये भी एकदम सही है। ठीक है, कांडला ज्वारीय पतन है, पतन यानी बंदरगाह दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी के सभी एकदम करेक्ट है। आइए हम प्रश्न नंबर 92 को देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध देश है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में कौन सा स्थलरुद्ध देश है यानी स्थलों से ढका हुआ? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाओस।
ठीक है। आइए हम प्रश्न नंबर 93 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 93 कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में भी नहीं की गई है, हरियाणा में भी नहीं की गई है और दिल्ली में भी नहीं की गई है। ठीक है। प्रश्न नंबर 94, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है। तो आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 95, दिए गए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ दिया गया है घाटी और दूसरा तरफ दिया गया है राज्य। ठीक है, तो आइए हम सम्मिलित करते हैं। देखिए, युथांग घाटी यह सिक्किम में स्थित है, युथांग घाटी। जुकू घाटी यह नागालैंड में स्थित है, जुकू घाटी। कुल्लू घाटी यह हिमाचल प्रदेश में है। जानते हैं कुल्लू और मनाली कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। और मखड़ा घाटी यह कहाँ है, तो यह जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, आप मिला लीजिएगा। इसका उत्तर हो जाएगा, आपको उत्तर हो जाएगा 3 4 2 1। ठीक है, आइए हम देखिए, ये हमारा अंतिम प्रश्न रहा। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलेंगे। ठीक है, ये रहा आपके मैथ्स के 5 प्रश्न। ठीक है, इसे हम शो कर देते हैं। 96, ठीक है, 97, मेरी यहाँ पे बच्ची आ गई इसलिए मैं थोड़ा घबरा गया। ठीक है, उससे कोई बात नहीं। ठीक है, 96 हो गया, 97 हो गया, ये 98 हो गया, ये और ये 99 हो गया और ये आपको 100 हो गया। ठीक है, ये सभी के सभी प्रश्न हमने यहाँ पे कंप्लीट करा दिए। मैथ्स के प्रश्न आप खुद से कैलकुलेशन कीजिए और इसे बनाइए। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।